बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हमने इससे पहले लेक्चर में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की थी, तो अभी से हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। देखिए, जब हम पाकिस्तान की फ्रीडम मूवमेंट की हिस्ट्री पढ़ते हैं या हम इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ज़रूरी है कि इससे पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जिस तरह से रूल कर रही थी, उन्होंने जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स डिफरेंट इंट्रोड्यूस करवाए थे या डिफरेंट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, तो वो भी हम पढ़ लें। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से। इसलिए कि इससे पहले ब्रिटिश ने जो एक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए थे इंडिया में, उनका जो है ताल्लुक़ कोई भी इंडियंस से डायरेक्टली नहीं था। ठीक है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी इंडिया को, तो उनको रेगुलेट करने के लिए वो एक्ट्स पास कराए गए। या जो है फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट जब से ख़ुद रूल करने लगी, तो उन्होंने जो एक्ट्स पास कराए ज़्यादातर उनसे रिलेटेड थे। लेकिन हम इंडियंस और पाकिस्तानी जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हम 1861 से स्टार्ट करते हैं। इसलिए कि 1861 जो है इंडियन हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम जो इंडियंस थे उनको एसोसिएट किया गया लॉ मेकिंग प्रोसेस में। जब हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ी थी, तो हमने लास्ट में एक बात कंक्लूड की थी कि इंडियंस जो है एक इतने मैस लेवल पे उनकी अपराइजिंग की एक वजह ये थी कि उनको लॉ मेकिंग प्रोसेस में एसोसिएट नहीं किया गया, उनको पॉलिटिकल प्रोसेस में जो है एसोसिएट नहीं किया गया। तो ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ हो गया था कि अब इंडियंस को एसोसिएट किए बगैर हम जो है वो प्रॉपर तरीके से रूल नहीं कर सकते। और जब 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, तो उसके बाद जितने भी लॉज बने, हम जब देखते हैं अभी देखेंगे, तो उनमें क्या था कि उनमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में इंडियंस की जो मेंबरशिप थी वो काउंसिल में, वो उनको इंक्रीज़ किया गया, यानी लॉ मेकिंग प्रोसेस में उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है पार्टिसिपेशन दी गई। अच्छा, पहले हम इस काउंसिल एक्ट को समझने के लिए हम इसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे, उसके बाद इसके मेन प्रोविजंस पे जाएंगे और फिर इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। अच्छा, अगर हम इसकी बैकग्राउंड में देखें ना, तो क्या हुआ था कि 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बंगाल का जो रूलर था सिराजुद्दौला, उसको शिकस्त दी थी। ठीक है, अब जब बंगाल के रूलर को शिकस्त दी गई, तो उसकी जो सारी टेरिटरी थी वो क्या हो गई, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटिश की एक ट्रेड कंपनी थी। ठीक है, अब जब उनके पास जितने भी टेरिटरीज थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गए, तो अब उनको रेगुलेट करने के लिए क्या चाहिए था, उस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए उनको कुछ रूल्स और रेगुलेशंस चाहिए थी। तो द फर्स्ट एक्ट दैट ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड, और वो क्या था, वो बंगाल की टेरिटरीज़ को एडमिनिस्टर करने के लिए था। तो वो था हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सो अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या किया गया कि बंगाल की जो टेरिटरी है और इसके साथ मद्रास और बॉम्बे के जो इलाके हैं, उनको क्या किया गया, उनको एडमिनिस्टर करने के लिए ये रूल बनाया गया था ना, तो उनकी इन इलाकों की सुपरविजन किसके कंट्रोल में दे दी, गवर्नर जनरल एक अपॉइंट किया गया और उसके कंट्रोल में दे दी। ठीक है, और उसके पास एक 4 मेंबर काउंसिल बनाई गई, यानी उसको एडवाइस करने के लिए। ठीक है, और ये था उसको एग्जीक्यूटिव हेल्प करने के लिए, यानी लॉ इन्फोर्समेंट के लिए। ठीक है, लॉज को किस तरह से इन्फोर्स किया जाएगा इन इलाकों में, तो उसके लिए एक काउंसिल उसको बनाई गई, 4 मेंबर्स पर मुश्तमिल थी। और जुडिशल एक्टिविटीज़ को देखने के लिए 4 इंग्लिश जजेस को अपॉइंट किया गया यहाँ इन इलाकों में। ठीक है, और आपको पता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट ही करती थी इनके लिए, यानी ये ख़ुद कोई लॉ मेकिंग नहीं करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ये थी कि गवर्नर जनरल के पास जो ये 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, तो गवर्नर जनरल के पास कोई भी वीटो पावर नहीं था। मींस के अगर ऐसा कोई इशू है जो ये चाहते हैं कि ये वो काम ना हो और गवर्नर चाहता है कि वो काम हो, या ये चाहते हैं कि ना हो और गवर्नर चाहता है कि वो हो, तो गवर्नर जो है उनके डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। इसके पास जो है वो कोई वीटो पावर नहीं थी। ठीक है, तो फिर 1784 में क्या किया गया कि जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट जो है, उसके टेन्योर में क्या हुआ, एक एक्ट पास किया गया। ये कोई सेपरेट एक्ट नहीं है, यू कैन से कि ये रेगुलेटिंग एक्ट का एक
मॉडिफाइड फॉर्म है। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास किया गया और इसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ कि गवर्नर जनरल जो है वो उसी तरह रहेगा और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके मेंबर्स को 4 से क्या किया गया, 4 से रिड्यूस करके वो 3 किया गया। और इसके साथ एक दूसरी जो है एडवाइजरी बॉडी बनाई गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो क्या थे, पॉलिटिकल अफेयर्स पे गवर्नर जनरल को असिस्ट करते थे, और कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ पे क्या करते थे, गवर्नर जनरल को असिस्ट करते थे। क्योंकि अभी रूल कहाँ किसका है, अभी इन इलाकों पर रूल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का है, और जाहिर है वो एक ट्रेड कंपनी है तो उनके कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी होंगे, और जब रूल कर रहे हैं तो उनके कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी होंगे। तो इस वजह से ये एडवाइजरी बॉडी जो है वो बनाई गई। और दूसरा क्या काम किया गया कि पिट्स इंडिया एक्ट में डुअल गवर्नमेंट का कंसेप्ट जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया। डुअल गवर्नमेंट का कंसेप्ट के ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो क्या करेंगे, मिलकर इन इलाकों पर रूल करेंगे। अब आप सोच रहे कि होंगे कि हम ये सारे एक्ट्स क्यों जो है ना इस बैकग्राउंड में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो एक्ट है इंडियन हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम जिसमें लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस को एसोसिएट किया गया, ठीक है। तो यहाँ जब हम देखते हैं गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखते हैं, या उसका जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो देखते हैं, तो उसमें कोई भी इंडियन अभी तक मौजूद नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि 1833 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अदर एक्ट पास कराया जिसको हम चार्टर एक्ट ऑफ 1833 बोलते हैं। और इस एक्ट में क्या हुआ कि जो क्वीन विक्टोरिया थी, जो ब्रिटिश क्वीन है, उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्दर 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंशन दे दी कि आप जो है क्या करेंगे, इंडिया में आप 20 ईयर्स तक रह सकते हैं। तो 33 से लेकर हम कह सकते हैं 53 तक इनको मैंडेट दिया गया। और इस एक्ट में क्या किया गया, जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है ना उसको सेंट्रलाइज़ किया गया, यानी बंगाल जो है वो बंगाल की जो कैपिटल है वो कलकत्ता थी, तो कलकत्ता को ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही जो है ना कैपिटल बना दिया गया, और सारे डिसीजन जो है ना वहाँ पे होने लगे। पहले ये था कि मद्रास और बॉम्बे के पास इतनी पावर थी कि वो अपने लिए लॉ मेकिंग करे। तो पिट्स इंडिया के बाद और चार्टर एक्ट और फिर 1858 के बाद क्या हुआ कि ये जो लॉ मेकिंग है वो और ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रलाइज होने लगी, और गवर्नर जनरल जो है वो ज़्यादा पावरफुल होने लगा। एक तो 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया, 20 ईयर्स की फर्दर एक्सटेंशन दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी को टू रूल इन इंडिया। और दूसरी जो बात थी वो ये थी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको क्या दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल जो है वो दिया गया इस एक्ट में। और गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो यहाँ पे मैंने बात की थी 4 मेंबर्स थे, फिर यहाँ से पिट्स इंडिया एक्ट में 3 हो गए, तो अब दोबारा उनको क्या किया गया, 4 मेंबर्स किया गया। और सर विलियम बेंटिक जो है ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसको ये टाइटल दिया गया, वो पहले गवर्नर जनरल था बंगाल का। उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1858 पास हुआ, और इसको हम जो है सेंट हेलिना एक्ट भी बोलते हैं। सेंट हेलिना एक्ट इसलिए बोलते हैं, इंडियन और पाकिस्तान हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो हम इसको चार्टर एक्ट ऑफ 1858 बोलते हैं, लेकिन जब आप अफ्रीकन हिस्ट्री देखते हैं तो वहाँ पर इनको सेंट हेलिना एक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सेंट हेलिना जो है वो अटलांटिक ओशन में एक आइलैंड है जो अफ्रीकन जो है ना नेशन उससे बिलोंग करता था। तो फिर उसको क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल में ले लिया। जिस तरह यहाँ पर ट्रेडर्स की शक्ल में आए थे और फिर यहाँ ग्रेजुअली इलाकों पर कब्जे करना शुरू किया, तो इसी तरह वहाँ पर तो इस एक्ट के अंदर क्या हुआ, सेंट हेलिना जो आइलैंड था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसका कंट्रोल दे दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में। अच्छा, इस एक्ट में क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट इसलिए था कि यहाँ पर गवर्नर जनरल की काउंसिल जो थी वो 6 से लेकर 12 तक इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। और दूसरी जो बात थी वो इम्पोर्टेंट वो ये है कि इस एक्ट के अंदर क्या हुआ, सिविल सर्विसेज कंपटीशन जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया गया इंडिया में। अब जो मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे तो वो सिर्फ अंग्रेज़ नहीं होंगे बल्कि इंडियंस को भी अलाउ किया गया कि आप भी जो है इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। ये तो हमने सारा देख लिया ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में ना कि 1757 से 1857 तक
क्या जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई थी। अब अगर हम देखें कि मैंने जो पॉइंट लिखा है नॉन एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन लॉ मेकिंग, यानी ये भी डिफरेंट एक्ट्स, ये भी एक रीज़न थी कि इंडियंस को एसोसिएट नहीं किया गया। दूसरी जो वजह थी वो ये थी कि जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी 1857 में, तो उसके बाद क्या हुआ, इंडियंस को ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ हो गया था कि हमें अब इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में एसोसिएट कराना चाहिए। और इसी तरह से सईद अहमद खान ने जो ट्रिटाइज़ लिखी थी ऑन द कॉजेज़ ऑफ इंडियन रिवोल्ट 1858 में, तो उसमें क्या था, उसमें भी ये बात थी कि बहुत सारे और भी रीज़न है, रिलीजियस रीज़न्स है, सोशल रीज़न है एंड ऑल दैट, लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस को एसोसिएट ना करके ब्रिटिशर्स ने बहुत गलती की। और ये जो इंडियन रिवोल्ट थी या जो म्यूटिनी हमने बात की थी और हमने कंक्लूड भी किया था लास्ट में कि वो म्यूटिनी नहीं थी, वो एक वॉर थी, तो वो इस वजह से हुई थी कि इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में एसोसिएट नहीं किया गया था, उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए थे। फिर लास्ट में मैंने सर बार्टली फेरेरी का 1860 के स्पीच का भी एक रेफरेंस दिया है। बेसिकली जो सर बार्टली फेरेरी थे वो क्या था, वो था गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक मेंबर था, और उन्होंने एक स्पीच की थी जिसमें उसने कहा था कि दैट द एडिशन ऑफ नेटिव एलिमेंट हैज़ आई थिंक बिकम नेसेसरी owing to our diminished opportunities of learning through the indirect sources what natives think of our measures and how they will be affected by it। ठीक है, तो उसका क्या था कि अभी हमें नेटिव्स जो है उसको हमने जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाला इंसिडेंट देखा है, तो अभी हमें ये लग रहा है कि नेटिव्स को जो है ऐड करना चाहिए लॉ मेकिंग प्रोसेस में, और हमें उनको एसोसिएट करके हमें पता चलेगा हमारे जो मेजर्स है, हम जो लॉ मेकिंग कर रहे हैं या हम जो जिस तरह गवर्न कर रहे हैं, तो हमें उनसे पता चलेगा कि किस तरह से वो अफेक्ट हो रहे हैं हमारे मेजर से और किस तरह से वो हमारे बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो ये सारे डेवलपमेंट्स ऐसे थे जिन दैट लीड टू द पासिंग ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अच्छा, अब अगर हम बात करें ना इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो किस तरह से पास हुआ था, तो यूके का जब यूके पार्लियामेंट जो है उनका क्या था 18th सेशन हो रहा था, तो उसमें से जो उस टाइम के क्या नाम था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ना इंडियन अफेयर्स के लिए, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था सर चार्लिस वुड, उन्होंने ये बिल जो है वो यूके पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर उसके बाद 5 to 6 अगस्त 1861 ये सारा सेशन चला हुआ था, और फिर ये एक्ट जो है वो पास हो गया वहाँ से। अच्छा, अब हम देखते हैं कि मेन प्रोविजंस इस एक्ट के क्या आते हैं, और या इस एक्ट में जो है मेन क्या चीज़ें शामिल थी और किस तरह से इंडियंस को इस पूरे प्रोसेस में, लॉ मेकिंग प्रोसेस में एसोसिएट किया गया। सो इफ़ यू लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, तो पहले क्या होता था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में क्या होता था कि एक गवर्नर होता था, गवर्नर जनरल। ठीक है, मैं शॉर्ट लिखती हूँ, गवर्नर जनरल होता था, और उसके साथ क्या होती थी, एक एडवाइजरी बॉडी होती थी एग्जीक्यूटिव लेवल पर जो उसको असिस्ट करती थी, और एक होता था जैसे मैंने यहाँ बात की कहाँ पर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो ख़त्म हो गया 1857 की जंग आज़ादी के बाद, क्या हुआ, दे सीज टू रूल इन इंडिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट का डायरेक्ट रूल इंडिया में आ गया 1858 के एक्ट के बाद। ठीक है, 57 के वॉर के बाद और 58 में जो एक्ट पास हुआ उसके अकॉर्डिंगली। तो अब क्या होता था, देखिए एक मैंने यहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का हवाला दिया, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो अभी हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट तो इंडिया को रूल करेगा, लेकिन इंडिया को रूल तो वो डायरेक्ट नहीं कर सकता, ब्रिटिश सारा पार्लियामेंट तो यहाँ नहीं आ सकता। तो क्या होता था कि एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर होता था जिसको एक पोर्टफोलियो दिया गया, एक डिपार्टमेंट यू कैन से, और इसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स। ठीक है, लेकिन ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का बंदा होता था और यूके में ही रहता था। तो अब वो यूके में रहता था, तो इंडिया में रूल कौन करेगा, तो उसके बिहाफ पे क्या होता था, वाइस राय रूल करने लगा, जिस तरह गवर्नर जनरल होता था। ठीक है, अब आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि गवर्नर जनरल कोई और चीज़ था, वाइस राय कोई और चीज़ है, लेकिन वाइस रॉय इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब ब्रिटिश मोनार्की जो है ना उसका रूल आ गया, तो रॉयलिटी को जो रिप्रेजेंट करता है उसको वाइस राय बोलते हैं, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए उनको रिप्रेजेंट करता था उसको हम क्या बोलते थे, गवर्नर जनरल बोलते हैं। अब इंडिया के लेवल पे अब ये हम बात करें, ठीक है, यहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश तक बात ख़त्म। अब यहाँ वाइस रॉय का एक होता था एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जैसे हमने इससे पहले बात की, पहले 4 मेंबर्स, फिर 3, फिर 4, इस तरह। ठीक है, तो उसके पास क्या होता था, 6 मेंबर्स होते थे। एक
का जो होता था उसके पास फाइनेंस की डिपार्टमेंट होती थी, जैसे अभी हमारे पास कैबिनेट होता है ना, प्राइम मिनिस्टर है फॉर एग्जांपल शहबाज शरीफ, तो हमारे पास मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर है, इस तरह इसहाक डार जो है फॉरेन मिनिस्टर है, इस तरह डिफेंस मिनिस्टर, सारे एक एक डिपार्टमेंट जो है ना इनके पास है। तो उस टाइम 6 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते थे। फाइनेंस डिपार्टमेंट एक होता था, होम डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एंड कमांडर इन चीफ होता है, ठीक है। ये 6 जो है हमारे पास फाइनेंस, होम, पब्लिक वर्क, रेवेन्यू और जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, ये हमारे पास क्या होते थे, ऑर्डिनरी, इसको हम मेंबर्स बोलते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, और ये जो कमांडर इन चीफ है इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर जो है समझा जाता था। तो देखिए अब ये कोई, जब हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं ना, आपके इंडियंस को जिसमें एसोसिएट किया गया, तो वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में डायरेक्टली नहीं किया गया था, ठीक है। यानी यहाँ किसी को इंडियन को फाइनेंस डिपार्टमेंट या होम डिपार्टमेंट या पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट नहीं दिया गया था, ठीक है। लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर एक डिपार्टमेंट काम कर रहा था जिसको बोलते थे लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। तो उसमें क्या होता था, उसमें कुछ लोग होते थे ऑफिशियल मेंबर्स। ऑफिशियल मेंबर्स मीन्स कि वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स या मिलिट्री पर्सनल्स जो ब्रिटिशर्स होते थे, ठीक है, ऑफिशियल मेंबर्स। अनऑफिशियल मेंबर्स वो होते थे जो जिसको वाइस राय जो है क्या होता था, वाइस राय इनको क्या करता था, नॉमिनेट करता था, और फिर वो बनते थे अनऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। यानी हेड अब भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है। ये अपने मर्जी से कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये एक माइलस्टोन थी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया के फर्स्ट टाइम पर इनको अनऑफिशियल मेंबर्स के फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाया गया, इनको एसोसिएट किया गया, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा क्या था, ये कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल जो है वो छोड़ दिया, तो कंट्रोल किसके कंट्रोल में आ गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में रूल आ गया, और ये सारा उसके अंडर काम करने के जो डिपार्टमेंट्स थे वो सारा थे, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम कर रही थी, यानी सेंट्रल लेवल पे किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी, प्रोविंशियल लेवल पे किस तरह से चल रही थी, वो सारा पढ़ते हैं। तो अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें तो एक वाइस राय होता था, उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सब डिवीज़न में हमने जैसे इस यहाँ पे देख लिया लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, ये वही है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अब इंडियंस ने यहाँ आना है ना, तो हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 8 मेंबर्स हो गए, किस तरह 8 हो गए, 6 ऑर्डिनरी मेंबर्स हमने बात की, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कमांडर इन चीफ हो गया, और वाइस राय जो है वो उसके साथ मिलाकर, तो एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है, वाइस राय होता है ना, वाइस राय होता था। तो क्या है कि ये सारे हो गए 8, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल में अकॉर्डिंग टू द 1861 एक्ट 6 से लेकर 12 तक लोग शामिल किए गए। तो क्या था कि ऑफिशियल्स कुछ होते थे, कुछ अनऑफिशियल्स होते थे, और इनको वाइसराय नॉमिनेट करता था 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे जो 2/5 मेंबर्स होते थे ना इस पूरे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, 2/5 जो है वो होते थे अनऑफिशियल, और बाकी जो होते थे वो ऑफिशियल होते थे। तो देखिए अगर आप 2/5 निकाले ना, इन चाहे वो आप 6 से लेकर 10 तक आप किसी भी नंबर, फॉर एग्जांपल अगर मैं निकालूँ 10 का 2/5 क्या होगा, तो 10 का 2/5 होता है 20/5, तो मीन्स 4। तो अगर 10 लोग हैं ना पूरे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो 4 अनऑफिशियल होंगे, मीन्स इंडियंस होंगे, और ऑफिशियल्स कितने होंगे, 6 होंगे। यानी अब भी मेजॉरिटी ब्रिटिशर्स की है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि अनऑफिशियल्स को फॉर द फर्स्ट टाइम जो है इंडियंस को अनऑफिशियल इस कैटेगरी में रखा गया। तो हमारी हिस्ट्री में जो है ये एक माइलस्टोन कंसिडर होता है। और ये भी आपने बात याद रखनी कि यहाँ अनऑफिशियल में कोई नॉर्मल जो कॉमन मैन होता है उसको नहीं इंक्लूड किया गया। जो भी लोग थे ना सारे इन्फ्लुएंशियल थे, कोई महाराजा ऑफ बनारस था, कोई बंगाल से कोई बड़ा लीडर था, कोई किसी और जगह से, लेकिन फिर भी इंडियंस थे, तो हमारे लिए ये जो है ना एक इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, फिर अगर हम प्रोविंशियल लेवल पे बात करें तो क्या होगा, हेड तो वाइसराय ही होगा ना पूरे कंट्री का, तो उसके नीचे काम करेगा प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नर, जैसे अभी हमारे पास होता है गवर्नर होता है, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है प्रोविंशियल लेवल पर। फिर होता है सीएम, और सीएम के पास अपना कैबिनेट होता है, तो इसी तरह गवर्नर होता था, उसका क्या होता था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था। तो अकॉर्डिंग टू द 1961 एक्ट, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में यहाँ पर जो मेंबर्स इंक्लूड किए गए वो 6 to 12 थे वाइस राय के, तो इसी एक्ट के अंडर क्या किया गया, गवर्नर जनरल का जो गवर्नर का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था मीन्स प्रोविंशियल लेवल पर, तो वो कितने लोग थे, वो 4 से लेकर 8 मेंबर्स को इनको इंक्लूड किया गया।
अच्छा, इसी एक्ट में अगर हम गवर्नर जनरल के पावर्स की बात करें ना, तो उसको एक्सट्रीम पावर्स दिए गए, ठीक है। वीटो पावर उसको दिया गया। तो अगर ऐसा कोई क्या नाम है, कोई ऐसा एक्ट है जो वो कंसिडर करता है कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को थ्रेटन कर रहा है या कोई भी उसके इंटरेस्ट में नहीं है, तो वो क्या करता है, उस बिल को क्या करता, सिंपली नो कहता था। तो वो बात बिल जो है नल एंड वॉइड ख़त्म हो जाती, ठीक है। उसको ये पावर दिया गया है टू इशू ऑर्डिनेंसेस, यानी वो ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता है। यानी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को और प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बुलाने के की बजाय क्या करे, ख़ुद ही एक ऑर्डर पास करेगा। और वो किसी कुछ वक्त के लिए, अगर ऐसा कोई इमरजेंसी टाइम है ना, और वो समझता है कि ये हम ज़रूरी है, तो वो कोई एक्ट पास करेगा, कोई ऑर्डर पास करेगा, और वो कुछ टाइम के लिए क्या होगा, प्रैक्टिसेबल होगा। तो ये पावर भी उसको दिया गया। और नेसेसरी असेंट फॉर द इम्पोर्टेंट मैटर्स, यानी जो इम्पोर्टेंट मैटर्स है ना, उसमें क्या था, रिलीजियस मैटर्स हो या फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड हो, कोई डिफेंस से रिलेटेड हो, तो उसमें क्या होगा, गवर्नर जनरल की असेंट ज़रूरी थी। अगर गवर्नर जनरल ने उसको असेंट नहीं दिया, तो वो बिल जो है उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होगी और वो नल एंड वॉइड होगा, ठीक है। तो यहाँ भी इसको बहुत ज़्यादा पावर दिया गया। एडिशनल मेंबर्स कुड नॉट आस्क क्वेश्चंस। यहाँ जो हमने इंडियंस को तो इंक्लूड करा लिया, लेकिन वो क्या कर सकते थे, वो कोई भी क्वेश्चन आस्क नहीं कर सकते थे। यानी अगर ब्रिटिशर्स अच्छा कर रहे, बुरा कर रहे, जो भी कर रहे, इंडियंस हैव नो अथॉरिटी टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम देम, ठीक है। तो ये भी एक हम कह सकते हैं ड्रॉबैक है, लेकिन फिर भी एक प्रोसेस तो शुरू हो गए ना। वो चाइनीज़ प्रोवर्ब है एक कि इवन द लॉन्गेस्ट जर्नी बिगिंस विद द वन स्टेप। सो एकता के एक स्टेप हो गया टुवर्ड्स द रिफॉर्म्स इन इंडिया, इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दूसरा जो है, एडिशनल मेंबर्स कुड नॉट मूव एनी रेजोल्यूशन। अब जो एडिशनल मेंबर्स थे, एडिशनल मेंबर्स जो थे, जो यहाँ पर, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ एक बात छोड़ी हुई थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल को वो लोग एडिशनल मेंबर्स का नाम देने लगे, ठीक है। ज़्यादातर यूज़ जो वर्ड होने लगा वो एडिशनल मेंबर्स का होने लगा। तो एडिशनल मेंबर्स जो है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो लोग थे, चाहे वो अनऑफिशियल थे या ऑफिशियल तो खैर फिर भी उनके साइड पर थे, लेकिन अनऑफिशियल जो है वो कोई भी रिजोल्यूशन पास नहीं कर सकते, कोई भी बिल खुद से इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते थे अपने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, अपने लोगों के इंटरेस्ट के लिए। तो वो या जो है गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा काम कर रही है जो पब्लिक इंटरेस्ट को हर्ट कर रही है, तो फिर भी वो कोई उनके अगेंस्ट भी कोई रेजोल्यूशन नहीं पास कर सकते। तो ये हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स है इस एक्ट के। अच्छा, अगर हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस के देखें तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ वेरियस रिप्रेसिव बिल्स वर पास्ड। लॉर्ड लेटन जो है, ठीक है, उसके टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसे एक्ट्स पास किए गए, सिंगल सिटिंग में ही पास किए गए, क्योंकि उसके पास वीटो पावर थी और उसके पास ये भी थी कि असेंट भी उसका ज़रूरी था। तो क्या था कि जो एडिशनल मेंबर्स होते थे वो उनको उनका असेंट तो वैसे भी ज़रूरी नहीं था, उनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो लॉर्ड लेटन जो है, उन्होंने खुद ही बहुत सारे बिल ऐसे पास कराए जो इंडियंस ने एज अ होल उनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ इस लेवल पर उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, क्योंकि वो नहीं कर सकते थे, उनके पास ये अथॉरिटी नहीं थी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है वर्नैक्युलर प्रेस बिल एक्ट, ठीक है, वर्नैक्युलर प्रेस बिल एक्ट। तो ये लॉर्ड लेटन के टाइम पे 1878 में पास हुआ था। और ऑल्दफ के लोगों ने इसको जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में अनऑफिशियल मेंबर्स थे और वो एग्री नहीं थे इस बिल पे, लेकिन फिर भी जो है उनकी एग्रीमेंट या नॉन एग्रीमेंट कोई इतनी ज़रूरी नहीं थी। लॉर्ड लेटन ने ये बिल पास कराया। इसको इंडिया में क्या ब्लैक एक्ट के नाम से जो है याद किया जाता है। इस एक्ट में क्या था कि जो भी न्यूज़पेपर्स थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता था कि ये जो है हम लोगों के में डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट कर रहे हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उन बिल्स को, उन प्रेसेस को, उन न्यूज़पेपर वगैरह को क्या किया गया, उनको ब्लॉक किया गया या उनको जो है सेंसर कराया गया, ठीक है। तो ये एक एक्ट थी जो इंडियंस ने इसको ब्लैक एक्ट के नाम से याद किया, लेकिन फिर भी वो लेजिस्लेटिव लेवल पर उसको अपोज नहीं कर सके। दूसरे जो इसका कॉन्सिक्वेंस यह हुआ कि ऑल द इनको एसोसिएट तो किया गया लॉ मेकिंग प्रोसेस में, लेकिन उनकी कोई पावर नहीं थी, तो उनमें कोई ईगरनेस भी नहीं थी, वो सेशंस को अटेंड भी ज़्यादा नहीं करते थे, ठीक है।
और लेकिन इतना हुआ कि इनको लगा कि अब जो है इंडियंस को ये लगा कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उनको रियलाइज़ हो गया कि हमारे बगैर ये काम नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या किया, फर्दर डिमांड्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस के लिए इंक्रीज़ कर दी। और ये वाला पॉइंट जो है हम दूसरे लेक्चर में जब हम 1892 का ऐड करेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑल दफ़ हम ये सारे बिल्स भी करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न है वो यहाँ है कि फ़र्दर डिमांड्स बढ़ गई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए। तो हम देखते हैं कि 1892 में फ़र्दर आया जो है इन लेजिस्लेटिव काउंसिल में या एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई इंक्रीज़ हुआ और इंडियंस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड हुए। यानी अभी तक तो हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी तक कोई भी इंडियन हमें नज़र नहीं आ रहा। तो फिर हम 1892 के एक्ट में देखेंगे कि किस तरह से बातें जो है वो फर्दर हेड चली, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो लेक्चर में हम वो रिफॉर्म्स सारे पढ़ेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स है और यू कैन से रिफॉर्म्स हम पढ़ेंगे जो जिनका ताल्लुक ना इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से है या पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट से है। जैसे हमने 1861 का किया, फिर उसके बाद हम 1892 का करेंगे, फिर उसके बाद हम 1909 का मेंटो-मोले रिफॉर्म्स करेंगे, 1919 का मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स करेंगे, उसके बाद 1935 का एक्ट करेंगे और फिर उसके बाद 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट करेंगे। ये सारे हमारे पास वो एक्ट्स होंगे जो प्री पार्टीशन हिस्ट्री में आएंगे। और फिर इसके बाद हम पोस्ट पार्टीशन में हम जो है सारे जैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हो गया, हमारी 3 कॉन्स्टिट्यूशंस हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, तो वो सारे करेंगे। सो इट वाज ऑल अबाउट द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या ऐसी कन्फ्यूजन हो जो आपको समझ नहीं आ रही हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।